जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में कहां तक करा दिया था मैंने? अच्छा, अरेनियस कांस्टेंट शुरू करना है, अरेनियस कॉन्सेप्ट शुरू करना है। अरेनियस कॉन्सेप्ट। पानी नहीं, पानी लाना पड़ेगा। बॉटल भारी होगी। अरेनियस कॉन्सेप्ट। बातें मत करो, इधर ध्यान दो। देखो, अरेनियस ने एक थ्योरी दी थी। अब थ्योरी जो दी थी उसके सारे पॉइंट अपन पहले ही कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। और कहां पर पढ़ा है अपन ने? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्योंकि यहाँ पर अपन अल्टीमेटली बात किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, है ना। और इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं तो याद करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अपन ने इलेक्ट्रोलाइट्स की ही बात करी थी। ठीक है, तो इन्होंने थ्योरी में क्या बोला था, फटाफट पॉइंट्स देख लेते हैं अपन। वैसे अपन को पता है तो फटाफट जो लिख रहे हैं वो लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखना, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन, रख दीजिए इस पे, थैंक यू। व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, it splits into two oppositely charged ions. It splits into two oppositely charged ions, that is cation and anion. That is cation and anion. Next point लिखेंगे, that is cation and anion. That is cation and anion. Next point लिखना, in an electrolytic solution, in an electrolytic solution, total number of positive charge is equal to total number of negative charge. Total number of positive charge is equal to total number of negative charge. That is, the solution is electrically neutral. That is, the solution is electrically neutral. अब पॉइंट क्या कह रहा है, इसको देखो। पॉइंट ये कह रहा है कि जब भी अपन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्वेंट है वाटर। मतलब मैंने इलेक्ट्रोलाइट को किस में फेंक दिया? वाटर में फेंक दिया। तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में फेंकूंगा तो होगा क्या? इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। और वो किस में टूटेगा? टू अपोजिटली चार्ज आयंस में टूटेगा, दैट इज कैटायन एंड एनायन। ये बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब भी आयंस का डिसोसिएशन होगा तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब सोल्यूशन जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तो आप देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना है? +1। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कितना है? -1। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं यहाँ पर नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन दोनों इक्वल है? बोल सकता हूं ऐसे? तो मुझे एक बात बताओ, क्या नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन हमेशा इक्वल रहेंगे? नहीं। H2SO4 2H प्लस एक्वस प्लस SO4 -2 एक्वस। मुझे एक बात बताओ, टोटल पॉजिटिव क्या टोटल नेगेटिव के बराबर है? अरे देखो ना, है 2 प्लस 2 माइनस। टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव के बराबर है, पर टोटल कैटायन टोटल एनायन के बराबर नहीं है। यहाँ पर कैटायन कितने हैं? 2। एनायन कितने हैं? 1। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कितने कैटायन है? 2 कैटायन। और यहाँ पर कितने एनायन? 1 एनायन। तो इसी पॉइंट में लिखना, सेकंड पॉइंट में लिखना, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नंबर ऑफ कैटायन मे और मे नॉट बी इक्वल टू
in an electrolytic solution, number of cation may or may not be equal to number of cation may or may not be equal to number of anion. ये लिख लिया? लिखो ना फटाफट, ये एग्जाम्पल लिखो फटाफट फटाफट, मैं थर्ड पॉइंट बता रहा हूं। सिर्फ 2 ही रिएक्शन लिखना, ये मत लिखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, properties of an electrolytic solution are defined by its ions. Properties of an electrolytic solution are defined by its ions. अगर मैं CuSO4 की बात करूं तो ये कैसे टूटेगा? Cu plus 2 aqueous plus SO4 minus 2 aqueous. अब अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बनाया किसका? CuSO4 का, ये कैसे बनाया होगा? मैंने CuSO4 को कहां फेंक दिया होगा? पानी में फेंक दिया होगा। तो जैसे ही पानी में फेंकूंगा कैटायन मिलेगा, एनायन मिलेगा। ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि स्ट्रांग है, तो अपन को आयंस मिलेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना है, अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज की स्टडी करूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज की स्टडी करूं, तो इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन कौन देगा? इसके आयंस। अब आप मुझे बताओ, ये जो CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन अपन ने बनाया है, क्या एक्चुअल में बनाया मैंने? क्या एक्चुअल में मैंने बनाया? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। क्या बनाया मैंने? नहीं बनाया, पर फिर भी मैं कलर बता सकता हूं। डार्क ब्लू होता है, गहरा नीला, डार्क ब्लू कलर। मैंने सोल्यूशन नहीं बनाया, पर फिर भी मैं इसकी प्रॉपर्टी बता सकता हूं। किसको देखकर? आयंस को देखकर। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर मुझे ये डार्क ब्लू कलर फेड करना है, तो कॉपर आयंस को हटा दो, फेड हो जाएगा। या वैसे वर्षा कर दो, कॉपर आयंस हट जाएंगे तो डार्क ब्लू कलर जो होगा वो फेड हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिफाइन कौन करता है? उनके आयंस। फटाफट रिएक्शन लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन। अच्छा, जब इतना ही समझ में आता है तो मुझे एक पॉइंट और बताओ। CuSO4 का मैं इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूं, सुनना ध्यान से। CuSO4 का मैं इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा? क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कॉपर के होंगे? तो आप मुझे एक और बात बताओ, जब इतना बता रहे हो, जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन कहां पर होता है? कैथोड पे या एनोड पे? एनोड पे। रिडक्शन कहां पर होता है? अच्छा मुझे बताओ, कैटायन कहां पर जाएगा? कैथोड पे, एनोड पे? कैटायन कहां पर जाएगा? कैटायन कहां पर जाएगा? कैटायन जाएगा कैथोड पे, एनायन जाएगा एनोड पे। याद करो, सी से सी मिला, ए से ए मिला। ये बात समझ में आ रही है? और अभी याद देखो, कॉमन भी आ रहा है ना? तो याद होना चाहिए ये आपको, है ना? तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हुआ किसके कारण? जब अपन ने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो यहां पर पॉइंट लिखेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट is passed through an aqueous solution, या ऐसे लिखो, when an electric current is passed through an electrolytic solution, when an electric current is passed through an electrolytic solution, pass through an electrolytic solution, an equilibrium is established, an equilibrium is established when an electric current is passed through an electrolytic solution। आगे की लाइन काट दो, बस ये लिखो, when an electric current is passed through an electrolytic solution, the cation
the cation migrate towards cathode and anion migrate towards एनोड। कैटायन कहां जाएगा? कैथोड पे जाएगा। एनायन कहां जाएगा? एनोड पे जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लास्ट पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट से ही आयनिक इक्विलिब्रियम की शुरुआत हुई थी। इसमें लिखना, व्हेन एन वीक इलेक्ट्रोलाइट हाँ नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, व्हेन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर when a weak electrolyte is dissolved in water when a weak electrolyte is dissolved in water an equilibrium is established between unionized mole and ionized mole. Equilibrium is established between unionized mole and ionized mole. मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास में मैंने एक आपको बात बताई थी कि अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट का जब ब्रेकडाउन होगा तो अपन को आयंस मिलेंगे, है ना? तो आयनिक इक्विलिब्रियम कौन से इलेक्ट्रोलाइट में देखा जाएगा? इक्विलिब्रियम कौन से इलेक्ट्रोलाइट में देखा जाएगा? वीक में या स्ट्रॉन्ग में? वीक में। अच्छा, वीक में क्यों देखा जाएगा? क्योंकि अल्फा जो वीक का है वो लेस देन 1 है। अब अगर अल्फा लेस देन 1 मतलब मैं कह सकता हूं रिएक्शन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्सिबल। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई मतलब मैं कह सकता हूं इक्विलिब्रियम आएगा। मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम की स्टडी अपन कहां पर करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। अच्छा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो क्या वहां पर इक्विलिब्रियम आएगा? पर क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे तो सही, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में यहां पर क्या मौजूद होंगे? आयंस। और आयंस कौन कौन देता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, दोनों ही पढ़ेंगे। पर जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन करा गया वाटर में, वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करा गया वाटर में, तो ये देखा गया कि यहां पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। किसने देखा था सबसे पहले? अरेनियस ने। और ये लास्ट क्लास में अपन देख ही चुके थे, ठीक है? तो जब इसका डिसोसिएशन कराएंगे तो क्या मिलेगा अपन को? A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस। ये इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? वीक के केस में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के केस में अल्फा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, ये पूरा टूट जाता है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं इक्विलिब्रियम किसके बीच में एस्टैब्लिश हुआ है? अनआयनाइज्ड मोल एंड आयनाइज्ड मोल के बीच में। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था? अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयंस प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन के बीच में। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है तो क्या मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूँ? और यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन लिखते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, किससे रिप्रेजेंट करते थे? केसी से। ये लिखते थे, है ना? अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं तो यहाँ पर के को मैं रिप्रेजेंट करूंगा के आई से, है ना? डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। के आई मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर मैं इसको आयनाइजेशन कांस्टेंट बोलता हूँ। आयनाइजेशन कांस्टेंट क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब भी क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। और यहां पर डिसोसिएशन को अपन आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं। क्यों आयनाइजेशन बोल सकते हैं? क्योंकि ब्रेकडाउन किसका हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट का हो रहा है और अपन को मिल रहे हैं आयंस। ये बात समझ में आ रही है? हर एक आयनाइजेशन को मैं डिसोसिएशन बोल सकता हूं, पर हर डिसोसिएशन को आयनाइजेशन नहीं बोल सकता। एग्जांपल PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। यहां पर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है, आयंस नहीं मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो रहा है, तो इस केस में मैं आयनाइजेशन नहीं बोल सकता। इसलिए मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में कहीं भी आयनाइजेशन वर्ड यूज नहीं करा, आयनिक इक्विलिब्रियम में करूंगा। तो ये जो Ki लिखा हुआ है बेसिकली है क्या? आयनाइजेशन कांस्टेंट है। अब इसको आप आयनाइजेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो, डिसोसिएशन भी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हो। आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या मुझे बता सकते हो इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या लिखूंगा? A प्लस B माइनस अपॉन AB। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और यहां पर इनके कंसंट्रेशन कब रखूंगा? इक्विलिब्रियम पर। ये बात समझ में आ रही है? अगर इनिशियल पे रख दिए तो टमाटर ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इक्विलिब्रियम पे रखना है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? शक्ल क्या देख रहे हो? फटाफट लिखो यार, लिखो। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये आपको बाय डिफॉल्ट समझना है कि लिख रहे हैं अपन तो सब चीजें लिख लेनी चाहिए अपन को। फटाफट
लिख लिया ये? सर एक डाउट आ रहा है। डाउट ये आ रहा है कि अरेनियस ने सब बातें एक्वस में करी हैं। क्या एक्वस कोई सॉल्वेंट होता है? अरे वाटर को ही एक्वस बोलते हैं। है ना, कोई स्पेशल सॉल्वेंट नहीं हो तो दूसरा कोई सॉल्वेंट हो रहा हो, नहीं वाटर ही है। अच्छा सर वाटर में ही क्यों फेंक रहे हैं? सब जगह देखो आपने यार एक्वस लिख रखा है यार, वाटर में ही क्यों? वाटर में ही क्यों? वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। बहुत बढ़िया है। अच्छा यूनिवर्सल सॉल्वेंट की इसको उपाधि क्यों दी गई? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अरे लड्डू, 81 होता है तो क्या करूं इसका मैं? सुनना ध्यान से। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए नहीं बोला गया है कि पूरे यूनिवर्स में मिलता है, नहीं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोला गया है, तीन रीजन है। पहला रीजन, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज कंपेयर टू दूसरा सॉल्वेंट ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम है, नहीं। इसकी वैल्यू जो होती है वो 80 से 81 के बीच में लाई करती है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का एज कंपेयर टू अदर सॉल्वेंट्स क्या है? ज्यादा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है मतलब उसके पास टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करने की। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मतलब अगर मैं H2SO4 को वाटर में डाल रहा हूं तो मतलब वाटर की टेंडेंसी है इसको ब्रेक करने की, और वाटर की टेंडेंसी इसको ब्रेक करने की ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरे सॉल्वेंट। ये बात समझ में आ रही है? पहला रीजन। दूसरा रीजन, एम्फोटेरिक होता है वाटर। वाटर क्या होता है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं तो जो वाटर होता है ये सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है, सबकी रिक्वायरमेंट। मुझे एक बात बताओ, ये जो एसिड है, ये एसिड क्या चाहता है? सुन, सुनना ध्यान से। अगर इस एसिड की बात करूं तो एसिड क्या करेगा? H प्लस रिलीज करेगा। एसिड क्या करेगा? H प्लस रिलीज करेगा। और एक्सेप्ट क्या करेगा? OH माइनस। ये बात समझ में आती है? अब एसिड जो है ये क्या करना चाहता है? OH माइनस एक्सेप्ट करना चाहता है, तो वाटर क्या OH माइनस दे सकता है इसको? बिल्कुल दे सकता है। अच्छा अगर बेस की बात करूं, बेस क्या चाहता है? OH माइनस रिलीज करना चाहता है और एक्सेप्ट क्या करना चाहता है? H प्लस। तो क्या वाटर इसको H प्लस दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। मतलब वाटर के पास जाओगे सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? एम्फोटेरिक नेचर है, मतलब जरूरत पड़ने पर ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, सेल्फ आयनाइजेशन टेंडेंसी है। अपन वाटर में किसी को क्यों फेंकते हैं? ताकि उसका आयनाइजेशन हो सके। अब पता चला कि वाटर का खुद का ही आयनाइजेशन नहीं हो पा रहा है, वाटर खुद को तोड़ने के लिए किसी और के पास जा रहा है। है ना? वाटर खुद को खुद में तोड़ देता है। मतलब पानी में पानी मिलाओगे तो पानी पानी हो जाएगा। है ना? तो वाटर की टेंडेंसी क्या है? सेल्फ आयनाइजेशन टेंडेंसी है। मतलब वाटर खुद को तोड़ देगा, किसमें? H प्लस और OH माइनस में। पता चला वाटर को तोड़ने के लिए किसी और की जरूरत पड़ रही है, फिर वाटर दूसरों को तोड़ पा रहा है ना? तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट फिर नहीं कहते, पर इसकी सेल्फ आयनाइजेशन टेंडेंसी है, तो इन तीन रीजन के कारण इसको क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। अब इस चैप्टर में मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन होती है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टन स्टेट की बात ही नहीं करेंगे, बात किसकी करेंगे? एक्वस सॉल्यूशन की। तो अल्टीमेटली अपने पास क्या ऑप्शन रह गया? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर। मतलब जितनी भी स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर में अपन सॉल्वेंट वाटर मान के चलेंगे। भले स्ट्रॉन्ग एसिड डालो, वीक एसिड डालो, स्ट्रॉन्ग बेस डालो, वीक बेस डालो, सॉल्ट डालो, बफर बनाओ, सब बनाऊंगा मैं पानी में। तो जब पानी में बनाऊंगा तो पानी के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो जब तक किसी का नेचर नहीं पता होता उसके साथ साठ गांठ नहीं करनी चाहिए। तो है ना, अपन क्या करते सबसे पहले नेचर पता करते हैं। किसका? वाटर का। है ना? बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जिंदगी जिसके साथ बितानी हो, अभी कुछ दिन के लिए हमें जिंदगी किसके साथ बितानी है? वाटर के साथ।
तो इसके नेचर के बारे में पता होना चाहिए, है ना। एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। अच्छा, एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर बताऊं क्या? नहीं, आपको पता होगा ना, प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज होगी ना आपके पास। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फटाफट जवाब देना। मुझे एक बात बताओ, वाटर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? न्यूट्रल क्यों? पीएच क्या होता है? वाटर का पीएच क्या होता है? 7 होता है? पक्का? नहीं भी बोल रहे हो? वाह। पीएच नहीं, आप डरो मत, आप आंसर दे सकते हो। आप सही भी आंसर दोगे ना तब भी मैं पढ़ाऊंगा। नहीं, आप ऐसे सोच रहे कि हम सही आंसर देंगे तो सर नहीं पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा। वाटर का पीएच क्या होता है? 7 होता है। तो अब देखो आवाज आ गई अच्छे से, है ना। वाटर का पीएच 7 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसलिए न्यूट्रल बोलते हैं अपन, है ना। बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से पढ़ना, न्यूट्रलिटी पीएच को देखकर नहीं डिफाइन होती है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर असर्शन में आ गया कि वाटर इज न्यूट्रल, रीजन अगर पीएच इज इक्वल टू 7, रीजन गलत है, ठीक है। जब भी अपन सिस्टम के नेचर के बारे में बात करते हैं तो पीएच देखकर बात नहीं करते, पीएच एक डिराइव्ड कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो, हाउ टू प्रिडिक्ट नेचर ऑफ, हाउ टू प्रिडिक्ट नेचर ऑफ सिस्टम। अगर मुझे किसी भी सिस्टम का नेचर प्रिडिक्ट करना है तो मैं कैसे प्रिडिक्ट करूंगा? उस सोल्यूशन में H प्लस और OH माइनस देखकर प्रिडिक्ट करूंगा। अब मुझे जवाब देना, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ज्यादा है तो आप मुझे बताओ सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। अगर किसी सोल्यूशन में कंसंट्रेशन OH माइनस का ज्यादा है, सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। अगर किसी सोल्यूशन में दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तो नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। और वाटर का नेचर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। कैसे पता सर, आप बताओ मुझे एक बार। ठीक है, बताता हूं मैं। एनालिसिस ऑफ वाटर, एनालिसिस ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अभी आधे पौन घंटे तक जितनी भी अपन बातें करेंगे वाटर के बारे में, सारी बातें करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे ही टेम्परेचर चेंज करूंगा मैं बता दूंगा आपको। ये बात समझ में आ रही है? एनालिसिस ऑफ वाटर मैं कब कर रहा हूँ? 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का ब्रेक डाउन करेंगे अपन। वाटर का जब ब्रेक डाउन करेंगे, वाटर का जब अपन ब्रेक डाउन करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? H प्लस प्लस OH माइनस, एक्वस, एक्वस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, कंसेंट्रेशन ऑफ H2O मुझे बता सकते हो आप? वाटर का कंसेंट्रेशन ये फिक्स रहता है 55.55, ये जीरो टाइम टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर ये कुछ खत्म होगा, है ना। ये कुछ बनेगा, ये कुछ बनेगा। अब ये कितना बनेगा ये मैंने कैसे पता करा? एक्सपेरिमेंट की मदद से लैब में गया और मैंने क्या पता करा कि H प्लस का मैक्सिमम कंसेंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो सकता है। तो जब मैंने ये वैल्यू पता करी तो निकल कर 10⁻⁻⁷। ये बात समझ में आती है? अच्छा, OH माइनस का भी मैंने मैक्सिमम कंसेंट्रेशन पता करा, कितना होगा? कितना होगा? जब ये आ गया है तो ये भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इन दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? सेम है, 10⁻⁻⁷। अच्छा, न्यूट्रलिटी पता करने के लिए मुझे इसकी भी जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी जरूरत? क्योंकि जब वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, मतलब इनका जो ब्रेकडाउन होगा वो इक्वल अमाउंट में होगा। अब अगर इक्वल अमाउंट में होगा, वाटर इज न्यूट्रल। यहीं से पता पड़ गया। एक और क्वेश्चन का जवाब दो। बात कर रहा हूं 25 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पे बात करूं, वाटर न्यूट्रल या एसिडिक या बेसिक? 150 डिग्री सेल्सियस पर, 200 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों? क्योंकि वाटर के ब्रेक होने का तरीका टेम्परेचर पे थोड़ा डिपेंड करता है। H प्लस और OH माइनस तो उतने ही बनेंगे क्या? नहीं, उतने नहीं बनेंगे, पर हाँ बराबर जरूर बनेंगे। ये बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर के कारण इनका अमाउंट चेंज हो सकता है, पर जो भी अमाउंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा।
ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पे इसमें ब्रेक डाउन करने का जो तरीका है वो कभी नहीं चेंज होगा। क्या रिएक्शन चेंज हो जाएगी टेम्परेचर चेंज करने पर? ये तो नहीं होगी। अब अगर ये नहीं होगी मतलब ये जितना बनेगा उतना ही ये बनेगा, और ऑलवेज दोनों बराबर बनेंगे, मतलब वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल, प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल, भले ही कोई सा भी टेम्परेचर हो। ये बात समझ में आती है? मतलब यहां से नेचर तो पता पड़ गया। अच्छा उससे पहले एक बात बताओ, अगर ये इतना बना, अगर ये इतना बना तो ये खत्म कितना हुआ होगा? 55.55 माइनस 10 टू द पावर गो टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 नहीं होगा, 10 टू द पावर माइनस 7 होगा। है ना? जितना ये खत्म होगा उतना ही ये बनेगा, उतना ही ये बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि H प्लस और OH माइनस वाटर का क्या होगा? बराबर होगा। हेंस वी कैन से नेचर ऑफ प्योर वाटर इज न्यूट्रल। ठीक है, नेचर ऑफ प्योर वाटर इज न्यूट्रल। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर है? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस के बराबर है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर के बराबर है। यहां पर एक और चीज लिख लेना, बात तो 25 डिग्री सेल्सियस पे चल रही है, वॉल्यूम अपन मान के चल रहे हैं 1 लीटर। वॉल्यूम अपन क्या मान के चल रहे हैं? 1 लीटर। इससे फायदा क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन होगा वही मोल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर 1 ले लिया तो कंसंट्रेशन जो होगा वही क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से सुनते रहना और समझते रहना और जवाब भी देते रहना। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आ गया? 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर। मतलब कंसंट्रेशन तो आ गया। तो आप मुझे बताओ इस कंसंट्रेशन से क्या मैं मोल पता कर सकता हूं H प्लस और OH माइनस के? मतलब मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन इन 1 लीटर वाटर किसके बराबर हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 7 मोल। क्योंकि मुझे पता है कंसंट्रेशन और मोल बराबर होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर। तो आप मुझे बताओ क्या मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयन इन 1 लीटर वाटर 10 टू द पावर माइनस 7 मोल हो जाएगा? क्या आप मुझे बता सकते हो 1 लीटर वाटर में H प्लस के कितने आयन होंगे? मोल पता है मुझे, नंबर पता करना है। इनटू क्या करूं? मतलब मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ H प्लस आयंस इन 1 लीटर वाटर किसके बराबर हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू Na। तो आप मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ OH माइनस आयंस इन 1 लीटर वाटर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू Na। यहां तक बात समझ में आती है? अपन करना क्या चाह रहे हैं इसको समझना, सुनना ध्यान से, बिल्कुल एक प्रॉपर सीक्वेंस से चल रहा हूं मैं। मुझे पता करना था कि नेचर क्या है वाटर का। वाटर के नेचर के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट की मदद से वैल्यू आई। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट करता भी नहीं तब भी मैं वाटर का नेचर तो पता कर लेता। तो वाटर का नेचर अपन ने सबसे पहले पता कर लिया, पहला पॉइंट। फिर अपन ने क्या करा? एक्सपेरिमेंट की मदद से वैल्यू मिली, कंसंट्रेशन मिला। तो कंसंट्रेशन से अपन ने अभी तक क्या निकाल चुके हैं? इनके मोल निकाल चुके हैं, इनके आयन निकाल चुके हैं। तो यहां पर ये प्रोडक्ट साइड पूरी खत्म हो गई। अब आ जाते हैं रिएक्टेंट साइड पर। रिएक्टेंट साइड पर मुझे कंसंट्रेशन पता है, तो मैं कंसंट्रेशन निकाल लूंगा रिएक्टेंट साइड का, मोल निकाल लूंगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लूंगा। ठीक है, तो अब आगे मैं क्या करना जा रहा हूं? रिएक्टेंट साइड को खोलना चाह रहा हूं। तो अगर मैं रिएक्टेंट साइड की बात करूं तो मैं यहां पर कह दूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर, बता सकते हो कितना होगा? कितना होगा? 55.55 ही होगा। मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी वाटर की क्या होती है? ये सब चीज अपन सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डेंसिटी वाटर की क्या होती है? 1। अब आप मुझे बताओ 1 ग्राम पर ml, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब अगर मैं बात करूं वाटर का अमाउंट कितना लिया मैंने? 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml डेंसिटी 1, मतलब मैं कह सकता हूं मास कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास किसका? आपका या मेरा? वाटर का। ये हो जाएगा 55.55 मोल। अब आप मुझे बताओ मोल आ गए हैं, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो क्या मैं मोलैरिटी निकाल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं मोलैरिटी ऑफ वाटर इन 1 लीटर क्या हो जाएगा? 55.55 डिवाइडेड बाय 1 मोल लीटर इनवर्स। ये बात समझ में आती है? क्लियर है सभी को? वॉल्यूम कितना है? 1, 1 से डिवाइड करूंगा,
तो कंसंट्रेशन आ जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो यहां से अगर मुझे 1 लीटर में वाटर मॉलिक्यूल्स पता करने हैं तो क्या निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर कैसे निकालूं? किसको एन से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर वाली को या नीचे वाली को? किसी को भी करो सेम आंसर आएगा, पर एक्चुअल में किसको करते हैं? ऊपर वाली को। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा 55.55 इंटू एन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां से मैं एक वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। वैल्यू किसकी निकालना चाह रहा हूं, देखना यहां पर। फॉर वाटर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स is to number of H plus ions. Number of water molecules is to number of H plus ions. देखते जाना है यहाँ पर ध्यान से। क्या मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर निकाल लिया? कितना है? 55.55 इंटू मैंने, क्या मैंने H प्लस आयंस का नंबर निकाल लिया? क्या है? 10⁻⁻7 इंटू एन। और रेशियो निकाल रहा हूं, मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसको इधर लेकर आऊंगा तो हो जाएगा 55.55 इंटू 10⁻7:2। इसका मतलब क्या है? एक H प्लस आयन पाने के लिए मुझे इतने वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, और ये कितने हैं? 55.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स है ये। मतलब एक H प्लस अगर आपको चाहिए तो 55.55 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। अब आप मुझे बताओ, वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक से काम नहीं चलेगा, वेरी वीक। ठीक है, और अगर किसी को डाउट आया होगा कि सर आपने यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों लिखी, अब आपको समझ में आ गया होगा वाटर वीक होता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं टू ऑब्टेन 1 H प्लस आयन, ऐसे लिख दो, 1 H प्लस आयन is obtained from 55.55 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल्स। करोड़ को CR लिखता है ना? अरे लड्डू पता होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? अच्छा, वीक और स्ट्रॉन्ग के बारे में कौन सा फैक्टर अपन को बताता है? अल्फा। क्यों ना एक बार अल्फा भी चेक कर लें, क्या ये डेटा सही है या नहीं है? इसको बताएगा कौन? अल्फा बताएगा। तो अल्फा निकाले। अच्छा, अल्फा को मैं क्या बोलूंगा? डिग्री ऑफ। पर यहां पर डिस्सो को क्या बोलूंगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोल सकते हो, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बोल सकते हो, पर अपन यहां पर प्रॉपर वर्ड यूज करेंगे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन किसका, आपका है मेरा? वाटर का। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? अल्फा से। ये बात समझ में आती है? मुझे तो बस एक चीज का जवाब देना, ध्यान से सुनना। इसको मैं सी बोल देता हूं, सी कंसंट्रेशन है। कितना कंसंट्रेशन है? सी। तो ये 0 0। वीक है तो अल्फा वर्क करेगा, अल्फा रोल प्ले करेगा। तो मैंने मान लिया इस इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा। तो मुझे बताओ ये कितना टूटेगा? ये कितना टूटेगा? ये टूटेगा सी अल्फा, बचेगा सी माइनस सी अल्फा। है ना, ध्यान रखो। ये टूटेगा क्या? सी अल्फा, बचेगा कितना? सी माइनस सी अल्फा, बनेगा कितना? सी अल्फा। सी अल्फा। तो आप मुझे यहां पर देखकर बता सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा? बताओ ना कितना होगा? सी अल्फा होगा। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पता है आपको कितना है? 10⁻⁻7। क्या सी की वैल्यू आपको पता है? 55.55 इंटू अल्फा। अच्छा मुझे बताओ, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहां से। अल्फा कितना हो जाएगा? 10⁻�7 डिवाइडेड बाय 55.55, और ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻⁻9 और 1.8 इंटू 10⁻⁻7%। अपन वैल्यू कौन सी याद करेंगे? 1.8 इंटू 10⁻⁻9। ये आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक बात समझ में आती है? मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर इक्विलिब्रियम आ रहा है? क्या यहां पर इक्विलिब्रियम आ रहा है? तो अपन को और क्या निकालना चाहिए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहिए। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहां पर किस नाम से पुकारूंगा मैं? आयनाइजेशन कांस्टेंट, KI।
अब आप मुझे बताओ, अपन निकालने क्या जा रहे हैं? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर किससे रिप्रेजेंट करूंगा? के आई से। अरे के डब्ल्यू से नहीं, के आई से, है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, के आई का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्या अपन? के आई से दिक्कत तो नहीं हो रही ना यार? डर तो नहीं लग रहा ना? ये आई कहां से आ गया? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। क्या एक्सप्रेशन बता सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होगा इस रिएक्शन के लिए? बोलो ना। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय वाटर। ये सब कहां पर रखूंगा? इक्विलिब्रियम पर। क्या मैं वैल्यू रख सकता हूं? 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय क्या करूं बता दो मुझे तो फटाफट। 55.55। ये बात समझ में आ रही है? तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो के आई की वैल्यू आएगी 1.8 इंटू 10 टू द पावर -16। सर पूरी वैल्यू रट कर आए हो क्या? अरे नहीं, सुनो ना, इसकी तो वैल्यू याद ही थी, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9 होता है। आप इसमें इंटू क्या कर दो, 10 टू द पावर -7 और कर दो, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -16। ये बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। अगर इतना भी आपका नहीं चल रहा है तो ये याद करना। है ना? ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब इधर देखो, यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं है? चलो सुनो, अब दो डाउट लाता हूं मैं। सर एक बात बताओ, क्या ये 55.55 रहेगा? ये तो कुछ तो टूटेगा। और देखो ना यार, आपने यहां लिख रखा है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? 55.55 माइनस 10 टू दी पावर -7, पर 10 टू दी पावर -7 बहुत छोटा है एज कंपेयर टू 55.55, इसलिए अपन नेग्लेक्ट कर लिया अपन ने। ठीक है, दूसरा डाउट, सर एक बात बताओ, यहां पर प्योर वाटर है, और अगर कोई चीज प्योर होती है तो उसका एक्टिव मास, तो सर आपने कैसे 55.55 लिख दिया? 50% करेक्ट हो आप। सिर्फ एक वर्ड और ज्वाइन कर लोगे तो पूरा 100% करेक्ट होंगे। सुनना ध्यान से, ऐसे बिल्कुल भी मत रटना कि पूरे आयनिक में यहां पर एक्टिव मास 1 नहीं होता है और सब जगह 1 होता है। नहीं, मैं बता रहा हूं ऐसा होता है। एक्टिव मास पूरी आयनिक में वाटर का 1 चलता है, पर यहां पर 55.55 हो जाता है। सुनना ध्यान से, याद करो मैंने एक्टिव मास आपको पढ़ाया था केमिकल इक्विलिब्रियम में, और वहां पर थोड़ा सा मैंने ज्यादा टाइम लगाया था और मैंने बोला भी था कि आगे काम आएगा। खोलो एक बार फटाफट एक्टिव मास केमिकल इक्विलिब्रियम में, और वो वाला पेज खोलना जहां पर मैंने एक्टिव मास की ब्रांचेस बना रखी है 3, और थर्ड ब्रांच को देखना। थर्ड ब्रांच में कुछ लिखा होगा एक्वस सॉल्यूशन स्लैश सॉल्यूट। देखो फटाफट, अगर सॉल्यूट है तो क्या एक्टिव मास 1 होगा या वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा। ये बात समझ में आती है? अब इधर ध्यान से सुनना, ये है प्योर, प्योर है ये, प्योर है, पर यहां पर मैं वाटर को सॉल्यूट मान के चल रहा हूं। सुनना ध्यान से, वाटर प्योर है, पर मैं वाटर को क्या मान के चल रहा हूं? सॉल्यूट मान के चल रहा हूं, जिसको मैंने किस में डिजोल्व करा है? सॉल्वेंट में डिजोल्व करा है, और सॉल्वेंट भी वाटर ही है। तो जो सॉल्यूट है वो वाटर है, सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। ठीक है, अब ऐसे कैसे कह सकते हो सर आप कि सॉल्यूट भी वाटर सॉल्वेंट भी वाटर? आप देखो यहां पर मैंने कंसंट्रेशन निकाला है, और कंसंट्रेशन जब निकला है वाटर का तो यूनिट होती है मोलैरिटी। मोल मैंने निकाले हैं, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट मैंने किसको माना है? वाटर को। मोलर मास मैंने किसका रखा है? वाटर का। मतलब मोलर मास किसका रखते हैं? सॉल्यूट का रखते हैं। और अगर मैं एक्चुअल रिएक्शन की बात करूं, एक्चुअल रिएक्शन जो नहीं दे रखी है आपके मॉड्यूल में, पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये लिख लिया ना आपने? एक्चुअल रिएक्शन में लिख रहा हूं हरियाली से, ताकि जिनको नहीं देखना उनको दिखाई भी ना दे। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। छोड़ो, वाटर वाटर, पानी में पानी मिलाऊंगा तो पानी पानी हो जाएगा। ये H प्लस जो होता है, ये बेसिकली H प्लस नहीं होता, ये हाइड्रोनियम आयन होता है, H3।
O प्लस। देख लो बैलेंस हो गई रिएक्शन। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा और OH माइनस मिलेगा। हाइड्रोनियम आयन को ही अपन H प्लस बोलते हैं। H प्लस अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है। एक्चुअल में तो ये आता है, पर सिंप्लीफाइड थ्योरी करने के लिए अपन ने इसको क्या लिख रखा है, H प्लस। होते बराबर ही है पर स्टेबल फॉर्म में ये रहता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर जो वाटर है उसको मैं सॉल्यूट की तरह ट्रीट कर रहा हूं, इसलिए इसका एक्टिव मास वेरिएबल है, ना कि 1। और पूरे चैप्टर में वाटर को मैं सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करूंगा, क्योंकि सॉल्वेंट में ही अपन स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, वीक एसिड डालेंगे, वीक बेस डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, बफर बनाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? पूरे चैप्टर में 1 चलेगा, यहां पर नहीं चलेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा मुझे एक और बात बताओ, के क्या है? कांस्टेंट। क्यों भाई, क्या ये चेंज नहीं हो सकता? बताओ ना, क्या ये चेंज नहीं हो सकता? कैसे चेंज होगा ये? और टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? क्या बीवी है अपने पास? मतलब ये तो क्या है, फिक्स। ये चेंज कब हो सकता है? टेम्परेचर की मदद से। और टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे? बर्नर की मदद से, बीवी की मदद से। तो ये तो चेंज नहीं होगा, ये क्या है, फिक्स। अच्छा ये भी फिक्स है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इसको देख रहा है, ये कांस्टेंट उसको देख रहा है। अब दोनों कांस्टेंट एक दूसरे से बातें करने लग गए, और जब बातें कर रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं क्या अपन एक दूसरे में समझ आए। और एक छोटा कांस्टेंट निकाले। अरे यार आप पता नहीं क्या सोच रहे हो। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अरे याद करो, मैं क्लास में आपको बताता था कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और दो कांस्टेंट जब भी मिलेंगे तो क्लब कर देंगे एक दूसरे को। और क्लब करने का मतलब क्या होता है, समझ। और जब समझ आते हैं तो एक छोटा सा कांस्टेंट और निकालते हैं, है ना। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किससे? KW से। अब इधर देखो, ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, KI इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये दोनों कांस्टेंट, जब ये दोनों एक कांस्टेंट एक दूसरे में समाएंगे तो छोटा कांस्टेंट आएगा। देखो छोटा सा आ रहा है, देखो KW, देखो ये मोटा है, ये छोटा है। साइज से देखो ना आप यार, ये बात समझ में आ रही है? और ये क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसे क्या बोलते हैं? KW को क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और ये W का रिप्रेजेंट करता है वाटर। ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। तो एक बात मुझे बताओ, बात कौन से टेम्परेचर पे चल रही है फटाफट? 25 डिग्री सेल्सियस पे। क्या 25 डिग्री सेल्सियस में आप मुझे एक्सप्रेस का कंसंट्रेशन बता सकते हो? क्या OH माइनस का कंसंट्रेशन बता सकते हो? तो क्या KW की वैल्यू बता सकते हो? तो मैं कह सकता हूं एट 25 डिग्री सेल्सियस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7। मतलब मैं कह सकता हूं KW की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 10 टू द पावर -14। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ये हो गई फोर्थ वैल्यू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पर दो दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, एक आ रहा है KI और दूसरा आ रहा है KW। क्या आप मुझे बता सकते हैं दोनों में से बड़ा कौन है? क्या मैं KW को लिख सकता हूं KI इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर? लिख सकता हूं। और मुझे पता है कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रहेगी और 1 से ज्यादा होगी, दैट इज 55.55। तो मतलब मैं कह सकता हूं KW जो होगा वो KI से बड़ा होगा, और ये ऑलवेज रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन टेम्परेचर चेंज करने पर इतना भी चेंज नहीं होगा कि 55.55 से लेकर 1 से छोटा हो जाए। बात समझ में आ रही है? कंसंट्रेशन तो वाटर का क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, 1 से ज्यादा रहेगी। तो KW जो होगा वो KI से क्या रहेगा, ऑलवेज बड़ा होगा। ठीक है, अब यहां पर ये चीज समझ में आ गई, यहां से अपन यहां पर क्यों आए, यहां से अपन यहां पर क्यों आए, और जब अपन ने इन दोनों को कंपेयर करा तो वो रिलेशन कैसे आया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक रिलेशन आया KW का। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ KW। मतलब यहां पर अपन ने KW का फॉर्मूला तो लिखा है, पर इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स अपन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? KW का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने? बोलो ना,
KW का फॉर्मूला क्या जाएगा? देखो जब तक बोलोगे ना तब तक दिमाग में बातें नहीं चढ़ेंगी। हाँ, वेरियस फॉर्म्स ऑफ KW की बात करें तो KW किसके बराबर हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब आप मुझे बताओ प्योर वाटर के लिए H प्लस और OH माइनस क्या होंगे? बराबर। अगर दोनों बराबर होंगे मतलब मैं कह सकता हूं प्योर वाटर H प्लस किसके बराबर होगा? OH माइनस के बराबर होगा। तो क्या मैं इसका दूसरा फॉर्म लिख सकता हूं? दूसरा फॉर्म कैसे लिखूंगा? KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 2 लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की पावर 2। क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं? KW इज इक्वल टू H प्लस को क्या मैं लिख सकता हूं? हाइड्रोनियम आयन की पावर 1 इंटू OH माइनस की पावर 1। H प्लस को हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं। H प्लस किसके बराबर? हाइड्रोनियम आयन के बराबर होता है, हाइड्रोनियम आयन। तो मैं यहां पर अगर बात करूं तो KW को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, हाइड्रोनियम आयन की पावर 2। हम्म, नहीं। बेसिक अपन जब भी असर्शन का रीजन ढूंढते हैं ना तो अपन को इनडायरेक्ट रीजन नहीं ढूंढना होता है, मतलब जो उसका मेन रीजन है, मेन रीजन वो ढूंढना होता है। और मेन रीजन मैंने आपको बता दिया, मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे अपन नेचर पता करते हैं वो H प्लस और OH माइनस है। हाँ, अच्छा, अब आगे बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास में सोरेनसन फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, और सोरेनसन ने एक मैथमेटिकल फंक्शन दिया था, क्या नाम था उसका? PX, याद आ रहा है? तो आप मुझे बताओ लास्ट क्लास में अपन ने PX की वैल्यू किसके बराबर लिखी थी? माइनस लॉग एक्स। अच्छा, एक्स क्या है? वेरिएबल। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पीएच लिख सकता हूँ, मतलब पीएच हो जाएगा माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अच्छा, एक्स की जगह OH भी तो लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा POH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अच्छा, एक्स की जगह KW भी तो लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा PKW इज इक्वल टू माइनस लॉग KW। ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे क्वेश्चन का जवाब देना, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा खोलता हूं तो आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस PX। तो आप मुझे बताओ यहां से मैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को क्या लिख सकता हूं? 10 टू द पावर माइनस PH। एक्स की जगह मैंने क्या लिखा था? OH माइनस। तो PX की जगह क्या आ जाएगा? POH आ जाएगा। और अगर मैं KW की बात करूं तो KW किसके बराबर हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस PKW। ये बात समझ में आ रही है? जहां पर ये लिखा था लास्ट क्लास में वहीं पे ये भी लिख दो फटाफट, फटाफट। और नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार करो जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले फटाफट लिखो। वाटर का एक्टिव मास मैंने ये थोड़ी ना बोला है कांस्टेंट रहेगा, वाटर का एक्टिव मास चेंज हो रहा है। देखो 55.55 से इक्विलिब्रियम पर आते आते वो कितना खत्म हो चुका है? 10 टू द पावर माइनस 7 खत्म हो चुका है। अपन 55.55 यहां पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 7 इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। आप एक बार रिकॉर्डिंग पीछे करके देखो, आपको सब दिखाई देगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। ये कुछ नजर आ रहा है? ये क्या है? H प्लस का कंसंट्रेशन।
तो H+ का कंसंट्रेशन किसके बराबर है 10⁻⁻⁷, और H+ का कंसंट्रेशन यहां पर किसके बराबर है 10⁻⁻⁻ pH। तो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं? तो आप मुझे क्या डायरेक्ट pH बता सकते हो कितना होगा? क्या pH कितना होगा? क्या मुझे बता सकते हो pKw कितना होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं लिखा है KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14 और यहाँ पर लिखा है अपन ने KW इज इक्वल टू 10⁻⁻PKW। तो PKW की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? तो मुझे एक बात बताओ, एक फॉर्मूला अपन ने निकाला था KW का। अच्छा H+ से मैं क्या निकाल सकता हूं? pH निकाल सकता हूं। OH से मैं क्या निकाल सकता हूं? KW से क्या निकाल सकता हूं? तो क्यों ना इस रिलेशन को मैं pH, pOH और pKw में कन्वर्ट कर दूं? कर सकता हूं, है ना? कैसे करूंगा बता दो यार। माइनस लॉग दोनों तरफ ले लूं। रिलेशन बिटवीन pH and pOH, relation between pH and pOH, taking minus log, taking minus log on both the sides of equation 3। अब माइनस लॉग दोनों तरफ लोगे आप तो हो जाएगा माइनस लॉग KW इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ब्रैकेट के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अरे यही होगा। मुझे एक बात बताओ, माइनस लॉग KW को क्या लिखूं? PKW लिख दूं? अच्छा इसको कैसे खोलूंगा? लॉग A प्लस लॉग B। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये हो जाएगा PKW इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अच्छा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ को क्या लिख सकता हूं? pH माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस को क्या लिख सकता हूं? POH। तो रिलेशन आ गया PKW इज इक्वल्स टू pH प्लस POH। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4 5। अब मुझे बस एक बात बता दो, एट 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 डिग्री सेल्सियस pH कितना हो जाएगा? कंपेयर करके बता सकते हो ना? pH कितना हो जाएगा 7, pOH कितना हो जाएगा 7। तो आप मुझे बताओ pKw कितना हो जाएगा? 7 + 7 इज इक्वल्स टू 14, मतलब pKw की वैल्यू क्या हो गई 14। कब? 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब एक काम करो, जहां पर अपन ने एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर में लिखा था नेचर ऑफ वाटर इज न्यूट्रल, उसके नीचे देखो अपन ने लिखा था H+ इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻7 दिखाई दे रहा है। अब वहां पर भी लिख लेना pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू 7। नेचर ऑफ वाटर इज इक्वल इज न्यूट्रल लिख रखा है अपन ने लाइन, है ना? उसके नीचे अपन ने क्या लिख रखा है? कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻7। उसके नीचे कहां लिख देना? यहाँ साइड में कहीं लिख देना pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू 7। 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पॉइंट जो होता है उस pH 7 पर आता है, या मैं कह दूं POH 7 पर आता है, ठीक है? और PKW की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। ये तो मैं डाल दूं, ये तो फॉर्मूला है। फटाफट लिखो फटाफट। अच्छा क्वेश्चन का जवाब दो जब तक। वाटर के लिए H+ और OH माइनस क्या हमेशा बराबर रहेंगे? क्या हमेशा बराबर रहेंगे? किसी भी कंडीशन में बराबर रहेंगे। प्योर वाटर के लिए कंसंट्रेशन ऑफ H+ किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस के बराबर होगा। तो एक बात मुझे बताओ, क्या pH और POH हमेशा बराबर रहेंगे? क्या pH और POH क्या हमेशा बराबर रहेंगे? बराबर रहेंगे पक्का। वैल्यू कुछ भी हो सकती है,
पर आएंगे बराबर ही। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मतलब मैं कह सकता हूं फॉर वाटर पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, पीओएच। ये हर जगह लगा सकते हो। किसके लिए? प्योर वाटर के लिए। जब भी वाटर लिख रहा हूं ना तो प्योर वाटर है ना? ये पूरे वाटर नहीं है, प्योर वाटर है। पीएच किसके बराबर होगा? पीओएच के बराबर होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, एक फॉर्मूला भी अपन ने लिखा, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू 2pH? अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2pOH। तो क्या यहां से एक फॉर्मूला आ गया, पीएच इज इक्वल टू पीओएच इज इक्वल टू पी के जब विभाजित बाय। ये बात समझ में आ रही है? क्या ये फॉर्मूला हर जगह लगा सकता हूं? सोच के बताना। किसी भी टेम्परेचर पे लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। जब इसका डेरिवेशन करा था ना, तो कोई कंडीशन मानकर कभी डेरिवेशन नहीं करा अपन ने, है ना? जब भी डेरिवेशन करा तो कोई पर्टिकुलर कंडीशन ली थी क्या? कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं ली थी। तो ये फॉर्मूला आप हर जगह लगा सकते हो। सर, एक डाउट आ रहा है। डाउट ये आ रहा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा और कौन चेंज होता रहेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, कौन सा फॉर्मूला कब नहीं लगाना है? अभी अब आप बात कर रहे हो 25 डिग्री सेल्सियस, झूठ मत बोलना, 25 डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। पर अभी आप बोल रहे हो ये कहीं भी लगा सकते हो। तो हमें कैसे पता चलेगा ये कहीं भी लगा सकते हैं? ये भी कहीं भी लगा सकते हैं, पता नहीं यार। 25 डिग्री सेल्सियस पे तो बात कर, देखो 25 लिखा कहाँ है, पर ये क्या कहीं भी लगा सकते हैं? मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्या कहीं भी लगा सकते हैं और क्या कहीं भी नहीं लगा सकते हैं? क्या चेंज होगा और क्या चेंज नहीं होगा, है ना? थोड़ा डाउट आ रहा होगा, है ना? उस डाउट को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। बताऊंगा मैं, जरूर आंसर करूंगा इसको, क्योंकि मैंने ही अराइज कराया तो डेफिनेटली करूंगा तो सही, है ना? अच्छा, अब अपन देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो यहां पर अपन ने सारी बात कर ली वाटर की। अब एक बार बस टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं। बताऊं क्या टेम्परेचर का इफेक्ट? अरे बोलो ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। वाटर ब्रेक होगा, खुद से ही होगा, और कैसे होगा? आप थोड़ा करोगे जाके। मुझे एक बात बताओ, वाटर जब ब्रेक होगा तो ये जो रिएक्शन है, ये एंडो या एक्सो? एंडो या एक्सो? आवाज नहीं आ रही है। एंडो होगी ये। डिसोसिएशन, एंडो। अगर ये एंडो है तो रिवर्स डायरेक्शन में है, एक्सो होगी। ये बात समझ में आ रही है? एंडो का मतलब क्या है, हीट का है कि रिएक्टर में, प्रोडक्ट में? अब अगर हीट आ रही है तो कोई और भी आ चुका है। ये बात समझ में आ रही है? बंसन बर्नर, बंसन बर्नर आ चुका है ना? बीवी मत बोलो, बंसन बर्नर आ गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अरे फील बाद में ले आऊंगा मैं, अभी यहाँ ध्यान दो। बंसन बर्नर आ गया है। अब मुझे एक बात बताना, टेम्परेचर की स्टडी करनी है, डायरेक्टली बताऊं या समझाऊं? समझ जाओगे क्या? तो उससे पहले एक क्वेश्चन का जवाब दो, है ना? सुनना ध्यान से। अगर जवाब दे दिया तो समझाऊंगा, नहीं दिया तो नहीं समझाऊंगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना? अपन ने टेम्परेचर इंक्रीज करा T1 से T2, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम आ रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा? रिपीट करो। एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर T1 से T2 कर रहा हूं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा? पहले क्या हो गया था? पहले आवाज नहीं आई थी और अब लपक के आवाज आई। टेम्परेचर बढ़ेगा। अब समझो फिर,
बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। सुनना ध्यान से। अगर मैं बात कर रहा हूं T1 टेम्परेचर पर, तो T1 टेम्परेचर पे मैंने मान लिया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KW1। T1 टेम्परेचर पे मैंने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया KW1, और T1 टेम्परेचर से मैंने रिएक्शन को ले आया T2 टेम्परेचर पे, मतलब इंक्रीज कर रहा हूं मैं। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता, बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं टेम्परेचर पर आ रहे हैं, ठीक है। तो T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने बोल दिया KW2, क्योंकि मुझे पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, डिफरेंट होता है ना, ये चीज समझ में आती है। अच्छा, T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर पे ले गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपने बताया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो बढ़ता है, मतलब KW1 की वैल्यू ज्यादा होगी या KW2 की? ये किसकी मदद से बता रहे हो आप? एक महानुभाव थे जिसने इक्वेशन दी थी, वेंट हॉफ इक्वेशन। वेंट हॉफ इक्वेशन क्या थी? लॉग KW2 अपॉन KW1 इज इक्वल टू डेल्टा एच। बताओ ना रिएक्शन क्या थी, इक्वेशन क्या थी? 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, मतलब ये पॉजिटिव, एंडो के लिए ये पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब मैं कह सकता हूं KW1 ज्यादा होगा या KW2 ज्यादा होगा? KW2 ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब अपन कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर KW बढ़ता है। किसकी मदद से बताया मैंने? वेंट हॉफ इक्वेशन की मदद से। एक और तरीके से बता सकता हूं, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चार्टेलियर प्रिंसिपल। मुझे एक बात बताना, जवाब देते रहना बस। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, पूरी चीजें समझ में आ जाएगी, फटाफट जवाब देना। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो वाटर ज्यादा टूटेगा या कम? अगर वाटर ज्यादा टूटेगा तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, मतलब मैं कह सकता हूं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा। अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट बढ़ेगा, और इसके प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं? KW। तो आप मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो KW की वैल्यू, अगर KW की वैल्यू बढ़ेगी तो आप मुझे बताओ PKW कैसे? PKW का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग KW, ठीक है। ये जो माइनस आ गया ना, उसने क्या कर दिया, इस एरो का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो एक बात मुझे बता सकते हो, अगर H प्लस बढ़ रहा है तो पीएच क्या होगा? अगर OH माइनस बढ़ रहा है तो पीओएच क्या होगा? ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो पहले वो लिख लेते हैं जो अभी आपने बताया। अगर H प्लस बढ़ रहा है तो पीएच कम होगा, अगर OH माइनस बढ़ रहा है तो पीओएच कम होगा, अगर KW बढ़ रहा है तो PKW कम होगा। ये बात समझ में आती है? क्लियर है सभी को? तो यहां से भी समझ में आ गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर KW बढ़ता है। किसने बताया? ली चैटेलियर प्रिंसिपल ने। नीचे वाला कुछ भी नहीं होता है। यार आप फटाफट लिखो। फटाफट लिखो फटाफट। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना, जवाब आप ही को देने हैं, और जितना भी अभी तक पढ़ा है मैंने आपको, सबका कंक्लूजन है ये, है ना?
अब इधर सुन लो एक बार। हाँ, अब सुनते जाना ध्यान से। अगर मैं बात करूं प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, सुन लो एक बार, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस में बात करूं, केडब्ल्यू की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? 10⁻⁻14 कितनी होगी? केडब्ल्यू की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी? 10⁻⁻14। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, केडब्ल्यू का फॉर्मूला भी अपन ने लिखा था, क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये बात समझ में आ रही है? और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 10⁻⁻14। अच्छा वाटर की बात चल रही है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस सेम है डिफरेंट? मतलब मैं कह सकता हूँ किसके बराबर हो जाएंगे? 10⁻⁻7 के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻⁻7, तो आप मुझे बताओ पीएच कितना होगा? पीएच कितना होगा? तो आप मुझे बता सकते हो पी के डब्ल्यू कितना होगा? ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? और अपन पीएच प्लस पीओएच कर दें तो पी के डब्ल्यू भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं प्योर वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया? बढ़ाया, तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू, पी के डब्ल्यू की वैल्यू और के डब्ल्यू की वैल्यू। अच्छा अगर के डब्ल्यू बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? 10⁻⁻12 हो गए, 10⁻⁻16 हो गए, -12 होकर बढ़ेगा। और इसकी वैल्यू आती है के डब्ल्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻12। अब दिमाग में डाउट आएगा, सर यहाँ ये आई कैसे? ये आई ऐसे कि यहाँ पर आप मुझे बताओ, क्या ये वैल्यू मुझे पता है? क्या ये पता है? क्या ये पता है? 25 से 90 ले जा रहा हूँ, केल्विन में कन्वर्ट करके रख देंगे। क्या मुझे KW1 पता है? ये लापता है, और इसका मैं पता लगाऊंगा थर्मोडाइनमिक्स की मदद से, डेल्टा एच। तो KW2 आ जाएगा, और KW2 कितना आएगा? 10⁻⁻12। ये बात समझ में आ रही है? पर मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर मैंने 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया, वाटर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, जैसे टूटता था वैसे ही टूटेगा, जितना H प्लस देगा उतना ही OH माइनस देगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, सॉरी, KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻12। और मुझे पता है प्योर वाटर है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर होगा? OH माइनस के बराबर होगा। अब मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻6 मोलर। ये बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताओ पीएच कितना होगा? पीओएच कितना होगा? पी के डब्ल्यू कितना होगा? पी के डब्ल्यू कैसे निकाला? पीएच प्लस पीओएच, या माइनस लॉग लेकर, है ना? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। अब सुनते जाना, अभी भी मत लिखो, एक बार सुन लो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था एक डाउट आप साइड में रखो, है ना? मुझे एक बात बताओ, ये चीजें चेंज हो रही हैं, 6 चीजें लिखी है मैंने, 6 वैल्यूज लिखी हैं, के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू, एच प्लस, ओ एच माइनस, पी एच, पीओ एच, ये सब चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चेंज नहीं हुई है? था ना एक डाउट, मैंने कहा था कि क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो चेंज हो रही है, तो क्या चेंज नहीं हो रहा है? क्या मुझे दोनों को देखकर बता सकते हो क्या क्या चेंज नहीं हुआ है, और कौन कौन से फॉर्मूले चेंज नहीं हुए हैं? सो व्हाट डिड नॉट चेंज? पहला, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल है। अच्छा अगर इक्वल है तो ये क्या बता रहा है? नेचर बता रहा है, मतलब वाटर का नेचर हमेशा क्या रहेगा? न्यूट्रल। प्योर वाटर इज न्यूट्रल। अब अगर प्योर वाटर न्यूट्रल है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर होगा? OH माइनस के बराबर होगा ऑलवेज। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, अगर H प्लस OH माइनस के बराबर है तो और क्या क्या बराबर होगा? पीएच और पीओएच दोनों बराबर होंगे। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, और क्या सिमिलैरिटीज है?
बिल्कुल सही कह रहे हो। पीकेडब्ल्यू का जो फॉर्मूला है वो दोनों जगह सेम ही अप्लाई कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। और अगर पीकेडब्ल्यू का फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है तो पीएच पीओएच और पीकेडब्ल्यू का भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ पीकेडब्ल्यू इज इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच। लास्ट एक और चीज, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, पीएच इज इक्वल्स टू पीओएच इज इक्वल्स टू पीकेडब्ल्यू डिवाइडेड बाय 2। कहाँ लिखा था ये मैंने, यहां पर लिखना, ये न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बताता है। कहीं भी आपको किसी भी डिफरेंट टेम्परेचर पर न्यूट्रल पॉइंट पता करना हो, ये फॉर्मूला लगा देना, हर जगह एप्लीकेबल है। तो ये चीजें बदलेंगी नहीं और उसके ऊपर जो लिखा है वो बदल जाएंगी। यहां तक किसी को भी डाउट है तो बोलो, क्या पीएच स्केल बनाऊं? बनाऊं क्या? फर्स्ट क्या कर रहे हैं? अरे पीएच स्केल बनाने के लिए मुझे आधा बोर्ड चाहिए, फटाफट लिखो। क्या कह रहे हो, आता है? क्वेश्चन पूछूं मैं? आप जब भी चाहोगे ना मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि आप गलत। हाँ, करूं क्या? छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन। बताऊं पीएच के लिए? नहीं। फटाफट लिखो इसको, 10 मिनट में पीएच स्केल भी खत्म कर दूंगा। छुट्टी तो लड्डू। इसका भी टाइम बढ़ाना पड़ेगा। टाइम बढ़ाना पड़ेगा इसका। हाँ, क्या हो जाता है? अच्छा। पर देखो ना, किसी ने ट्रेंड ब्रेक कर दिया, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दी किसी ने। कोई बात नहीं, यहाँ तो 8:30 ही रहेगा। ये मिटा दो मैं, पीएच स्केल। सुनना ध्यान से अब, पीएच स्केल की बात कर रहे हैं अपन। ये जो पीएच स्केल होता है ना, ये पता है सेम वैसा ही होता है जैसा आपका स्केल होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिखा रहता है ना, वैसे ये भी होता है। ठीक है, इसमें भी वैल्यूज 1 2 3 4 ऐसी लिखी रहती है। कहां से शुरू होता है स्केल आपका? 0 से। ये भी शुरू होता है 0 से। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर, मैं रेफरेंस किसको मानूं? रेफरेंस किसको मानूं? वाटर को। pH 7 को रेफरेंस नहीं मानूंगा मैं, किसको मानूंगा? वाटर को। ठीक है, अब सुनते जाना। वाटर अगर रेफरेंस है तो मुझे पता है वाटर क्या है, न्यूट्रल। H प्लस किसके बराबर होगा? OH माइनस के बराबर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं H प्लस किसके बराबर होगा? OH माइनस के बराबर होगा। और ये क्या बताता है? न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बताता है। और न्यूट्रल पॉइंट कहां पर आता है? 25 डिग्री सेल्सियस पे बातें चल रही है सारी, है ना? तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पर आता है? 7 पर आता है। तो मुझे फटाफट जवाब देना आप। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻⁻7, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस KW 10⁻⁻, पीएच, पीओएच, पीकेडब्ल्यू। ये बात समझ में आ रही है? अब ये रेफरेंस पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, मतलब इसके एक तरफ क्या होगा? एसिड होगा, उसके दूसरी तरफ क्या होगा? बेस होगा। अब हो सकता है एसिड यहां हो, बेस वहां हो, और ऐसा भी हो सकता है एसिड वहां हो, बेस यहां हो। है ना? अब अपन को पता करना है कौन कहां पर होगा। ठीक है, वैसे तो अपन को पता है, बिल्कुल रट रखा है अपन ने, पर फिर भी अपन को पता करना होगा। तो मैंने क्या करा, इस वाटर में टप से
एक ड्रॉप मैंने डाला HCl का, ठीक है, मैंने क्या करा, HCl का ड्रॉप डाला, ठीक है। सर आप HCl इधर क्यों लिख रहे हो? अरे यूं ही लिख दिया, गलत हो गया तो उधर लिख दूंगा, है ना। HCl का मैंने एक ड्रॉप किस में डाला, वाटर में डाला। तो मुझे एक बात बताओ, सोल्यूशन में क्या आएगा? H प्लस आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोल्यूशन में H प्लस के सोर्स कितने हो गए? कौन कौन से? एक वाटर और एक HCl। तो एक मुझे बात बताओ, H प्लस के दो सोर्स हो गए, पर OH माइनस के कितने सोर्स हैं? तो आप मुझे बताओ H प्लस ज्यादा है, OH माइनस ज्यादा? अगर H प्लस ज्यादा है और OH माइनस कम है तो नेचर क्या होगा, एसिडिक या बेसिक? तो मतलब मैं कह सकता हूं H प्लस अगर OH माइनस से ज्यादा हो गया तो नेचर कैसा हो गया, एसिडिक। क्या अभी तक मैंने पीएच निकाला? पर फिर भी मैंने नेचर के बारे में कमेंट कर दिया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पीएच डिराइव्ड कॉन्सेप्ट है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा अभी आपने कहा कि H प्लस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ज्यादा कैसे होगा? 10⁻⁻6 बन गया, 10⁻⁸ बन के, 10⁻⁻6 बन के। ये बात समझ में आती है? और मुझे पता है इसके प्रोडक्ट का वैल्यू जो होता है वो किसके बराबर होगा, 10⁻⁻14। अब अगर ये 10⁻⁻6 हो गया तो आप मुझे बताओ OH माइनस कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 या -8? 10⁻⁸ हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? पक्का आ गया ना? क्यों? कोई मेरे को कह रहा था कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से। क्यों? फॉर्मूले से मुझे मतलब नहीं है। सो व्हाट? आप मुझे फॉर्मूले से बता रहे हो ना, पर मुझे एक बात बताओ, OH का तो सोर्स वाटर ही था, यहाँ पर 10⁻⁻7 दे रहा था, यहाँ कम क्यों हो गया? टूट रहा है तो बढ़ना चाहिए ना टमाटर। सो व्हाट? अरे तो OH माइनस का सोर्स जो था वो 10⁻⁻7 आराम से दे रहा था, HCl आते ही क्या हो गया उसको, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अब नीचे वाला ऊपर वाला गया सब, सुनना ध्यान से, सुनना। HCl ब्रेक करूंगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट H प्लस प्लस Cl माइनस, वाटर आराम से अपने इक्विलिब्रियम पर बैठा था, H प्लस प्लस OH माइनस, 10⁻⁻7, 10⁻�7। मैं ये नहीं बताता आपको, और मैं ये बता सकता हूँ और आप समझ सकते हो क्योंकि अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है। सुनना ध्यान से, जवाब देना, अगर अच्छे से पढ़ा है ना केमिकल इक्विलिब्रियम तो जवाब देना। बहुत हार्ड चीज पूछने वाला हूं मैं। वाटर इक्विलिब्रियम पर था, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻⁻7, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस 10⁻⁻7, ठीक है। इस इक्विलिब्रियम को मैंने डिस्टर्ब करा कैसे, एक ड्रॉप डाल के, किसका, HCl का, ठीक है। अब जैसे ही एक ड्रॉप HCl का आया तो हुआ क्या, यहां पर H प्लस आ गया, H प्लस ने इस H प्लस को देखा, इसने उसको देखा, तो दोनों कंसंट्रेशन की अगर अपन बात करें तो मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन H प्लस का बढ़ जाएगा। इसे कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं, पर मुझे पता ही नहीं है कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं पता, बाद में पढ़ेंगे वैसे भी अपन। पर मुझे एक चीज समझ में आती है कि जैसे ही मैंने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करा, कैसे डिस्टर्ब करा, HCl डाल के, और HCl ने क्या कर दिया, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी। तो आप मुझे बताओ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ध्यान से जवाब देना, सुन लेना क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एट ओल्ड इक्विलिब्रियम 10⁻⁻7, इसका कंसंट्रेशन मैंने बढ़ाया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, वापस से इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। तो आप मुझे बताओ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एट न्यू इक्विलिब्रियम 10⁻⁻7 से ज्यादा या कम, ज्यादा या कम, 10⁻⁻6। ये बात समझ में आती है? ये मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो 10⁻⁻6 मैंने मान लिया, पर मुझे एक बात बताओ, जब रिएक्शन पीछे गई थी तो OH का तो सोर्स सिर्फ वाटर ही था और इसका कंसंट्रेशन कम हो गया, ये 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ हो गया। ये बात समझ में आ रही है? इधर आ जाते हैं। हाँ तो मुझे एक बात बताओ, KW कितना होगा, 10⁻⁻14। तो पीएच बता सकते हो, 6। पीओएच कितना होगा, पीकेडब्ल्यू कितना होगा, 14। मतलब एसिडिक नेचर मुझे कहां मिलेगा, इधर की तरफ।
बात समझ में आ रही है? 6 5 4 3 2 1 0। सर 0 से पीछे नहीं होता है क्या? नहीं होता। क्यों? जगह खत्म हो गई? नहीं होता, इसका एक रीजन होता है ना? बाद में देखेंगे, रीजन के बारे में बाद में बात करेंगे। पर पीएच स्केल कहां तक है, एक एंड लिमिट पता पड़ गई कि कहां तक, 0 तक, है ना? ऐसा नहीं है कि जगह खत्म हो गई। अच्छा, अब इधर की बात करते हैं। तो मैंने क्या करा, NaOH मिला दिया पानी में, ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप। तो मुझे एक बात बताओ, पानी में क्या आएगा? OH माइनस आएगा। OH माइनस के कितने सोर्स? दो। कौन कौन से? NaOH और वाटर। अच्छा, H प्लस का कितना सोर्स? एक। तो आप मुझे बताओ, OH माइनस ज्यादा है या H प्लस ज्यादा? अगर OH माइनस ज्यादा तो सोल्यूशन का जो नेचर होगा, मतलब मैं कह सकता हूं H प्लस कम है, OH माइनस ज्यादा है, सोल्यूशन का नेचर बेसिक है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताओ, अगर OH माइनस ज्यादा हो गया H प्लस से, OH माइनस ज्यादा हो गया H प्लस से, तो यहां पर OH माइनस था 10 टू द पावर माइनस 7। ये ज्यादा कैसे होगा? 10 टू द पावर माइनस 6 बन गया, 10 टू द पावर माइनस 8 बन गए। अगर ये 10 टू द पावर माइनस 6 बन गया तो ये कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस 8। अब रीजन समझ में आ गया होगा? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर KW कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस 14। तो पीएच कितना हो जाएगा? पीएच कितना हो जाएगा? ठीक है, डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 14। यहां पर आ गया 8 9 10 11 12 13 14। बस यहीं तक ही होता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं यहां पर चलता चला जा रहा हूं, H प्लस बढ़ रहा है, पीएच, एसिडिक कैरेक्टर, ये बात समझ में आ रही है? और जैसे जैसे मैं इधर चलता चला जा रहा हूं, OH माइनस, OH माइनस, POH, OH माइनस बढ़ रहा है, POH घट रहा है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब देखो ना, OH माइनस देखो बढ़ चुका है, और जो POH है वो घट चुका है, 7 से 6 आ गया, घट गया। ये बात समझ में आ रही है? तो एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दो, वैसे तो बहुत भयंकर क्वेश्चन का आप जवाब दे चुके हो मेरे को। pH 1 ज्यादा एसिडिक होगा या pH 2 ज्यादा एसिडिक होगा? ये बात समझ में आती है? pH 1 is more acidic than pH 2। pH 13 more basic हो गया या pH 14? pH 14 is more basic than pH 13। फटाफट कॉपी करो, मिटा दो इसको, वैसे तो आपको आती है ये। ये मिटा दूं? बना रहे हो क्या ये? अरे यार याद करो, आपको आता था ये। क्वेश्चन लिखेंगे अपन। बोलू? नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, मैं होमवर्क दूंगा आपका, है ना?
बोलू? क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट pH of solution having concentration of H plus, having concentration of H plus 5.6 into 10 to the power minus 4 molar. Calculate pH of solution having concentration of H plus 5.6 into 10 to the minus 4 molar. यही क्वेश्चन है बस. H प्लस दे रखा है, pH निकाल सकते हो, निकालो फटाफट. फॉर्मूला क्या होता है? pH is equals to minus log concentration of H plus. pH मुझे निकालना है, माइनस लॉग H प्लस कितना है 5.6 इंटू 10 टू दी पावर -4. और याद करो फिक्स्ड फॉर्मेट है, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, 4 माइनस लॉग 5.6. अब एक चीज ध्यान रखना, ये 2 स्टेप भी नहीं करूंगा मैं. जब भी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दे रखा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस दे रखा होगा, इसी फॉर्मेट में देगा हमेशा. यह तो फॉर्मेट ये रहेगा, ये फॉर्मेट ये रहेगा. अब अगर ये सिर्फ 10 टू दी पावर -4 दिया हुआ है तो डायरेक्ट पीएच बता सकता हूं 4 है. पर अगर ये दे रखा है तो आप क्या करना, पावर से नंबर को नीचे उतारना, पावर से इसको नीचे उतारना साइन बदल के, और माइनस लॉग ये लिख देना, 4 माइनस लॉग 5.6. लॉग 5.6 की वैल्यू क्या होती है? लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.7, लॉग 6 की वैल्यू होती है 0.78, बीच की वैल्यू आएगी 5.5 की वैल्यू आएगी 0.74, मतलब 0.74 से थोड़ा सा ज्यादा 0.75. ये हो जाएगा 4 माइनस 0.75 इज इक्वल्स टू 3.25. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन, calculate H plus ion concentration of solution having, calculate H plus ion concentration of solution having POH is equals to 11.3, POH is equals to 11.3, and number of H plus ion present in 1 ml, and number of H plus ion present in 1 ml. हो जाएगा. सबसे पहले क्या निकालोगे? पीएच निकालेंगे. पीएच क्या हो जाएगा, 14 माइनस 11.3, कितना आ जाएगा ये? फटाफट निकालो. हाँ, और नंबर ऑफ H प्लस आयन इन 1 ml वो भी निकालो. पीएच कितना आ जाएगा? 2.7. तो यहां से क्या अपन H प्लस निकाल सकते हैं? H प्लस क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -2.7, 10 टू दी पावर -2.7. और याद करो मैंने आपको बताया था, पावर में जब भी नेगेटिव आ जाएगा तो इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे. 10 टू दी पावर -3 इंटू 10 टू दी पावर, डेसिमल के बाद वाले को 1 से माइनस करूंगा, मतलब ये हो जाएगा 0.3. तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोलर. अब अपन को क्या निकालना है, नंबर ऑफ H प्लस इन 1 ml. बता सकते हो कैसे निकालेंगे? ये मोलर है. मोलर का मतलब क्या होता है? मोलर का मतलब होता है मोल लीटर इनवर्स, मतलब 1 लीटर में इतने मोल. अब अगर मोल मुझे पता है, क्या मैं नंबर निकाल सकता हूं? कैसे? Na से मल्टीप्लाई करके.
मतलब मैंने क्या कर दिया, 2 × 10⁻³ को Na से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ H प्लस आयन निकाल दिया 1 लीटर में। पर निकालना किसमें, 1 ml में। क्या करूं, 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। डायरेक्ट लिख दिया क्या मैंने? स्टेप बाय स्टेप लिखूं क्या, कि 1 लीटर में इतने मोल, तो 1 लीटर में इतने पार्टिकल, तो 1 ml में इतने पार्टिकल, ऐसे लिखूं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। Calculate the pH of solution having, calculate the pH of solution having concentration of OH minus is equal to, calculate the pH of solution having concentration of OH minus is equal to 2.8 into 10 to the power minus 4 molar, 2.8 into 10 to the power minus 4 molar। क्या डायरेक्ट पीओएच बता सकते हो क्या होगा? क्या होगा? 4 माइनस लॉग 2.8, 4 माइनस लॉग 2.8। क्या पीएच निकाल लोगे? निकालो फटाफट। लॉग 2.8 की वैल्यू, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.48, 0.48 से थोड़ा सा छोटा, 0.45 ले लो, 4 ले लो, 4.6 ले लो, 0.45, 3.55। पर निकालना क्या है? पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 14 माइनस पीओएच, मतलब 14 माइनस 3.55, ये कितना आ जाएगा? 10.45। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। If molar mass of AB2, if molar mass of, sorry, if molar concentration of AB2 salt, if molar concentration of AB2 salt, if molar concentration of AB2 salt is 1.5 into 10 to the power minus 3, if molar concentration of AB2 salt is 1.5 into 10 to the power minus 3 molar, then concentration of B minus ion, then concentration of B minus ion in, then concentration of B minus ion in gram ion liter inverse will be, gram ion liter inverse will be, मोलर मास भी दे देता हूं मैं आपको। मोलर मास ऑफ बी माइनस है x ग्राम पर मोल, कंसंट्रेशन बी माइनस का निकालना है। बताओ क्या होगा? निकाल लिया क्या? थ्री इंटू 10 टू द पावर -3, 3 इंटू 10 टू द पावर -3 या 3x इंटू 10 टू द पावर -3। बाकी भी निकालो। और किसी का कुछ? ग्राम आयन का मतलब क्या होता है? मोल ही होता है। ये तो फालतू दे रखा है मैंने। ग्राम आयन, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मोल, मोल ही होता है। जब भी ग्राम और जो पार्टिकल है उसके बीच में कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता है मोल। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, तोड़कर आंसर निकालना है बस। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं Ab2 इलेक्ट्रोलाइट की, ये टूटेगा कैसे, बस ये बता दो मुझे। क्या लिखूं? A+2B
माइनस नहीं, ये A+2 होगा, +2B माइनस होगा, एक्वस एक्वस। क्यों होगा? क्योंकि मुझे पता है अरेनियस कॉन्सेप्ट का सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल होगा। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन कितना देर का 1.5 है, जो 10⁻⁻3, तो ये कितना 0 0। टाइम t इज इक्वल टू t पर ये 0, ये 1.5 इंटू 10⁻⁻3, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻3। सर एक बात बताओ, आपको कैसे पता ये पूरा टूटेगा? सॉल्ट दे रखा है और सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, फटाफट कॉपी करो। बोलू? at a temperature at a temperature at a temperature pH of pure water is at a temperature pH of pure water is found to be 4 at a temperature pH of pure water is found to be 4. Determine pKw at the same temperature. Determine pKw at the same temperature. Determine pKw at the same temperature. क्या होगा? 8 होगा। कैसे 8 होगा? ये प्योर वाटर का पीएच है, और प्योर वाटर का मतलब क्या है? न्यूट्रल। मतलब मैं कह सकता हूं वाटर के लिए पीएच किसके बराबर होगा? पीओएच के बराबर। एच प्लस किसके बराबर होगा? ओएच माइनस के बराबर। और पी के डब्ल्यू का फॉर्मूला कहीं भी लगाओ यही लगेगा। क्या लगेगा? पीएच प्लस पीओएच। 4 + 4 8। और यहां पर और कौन सा फॉर्मूला लगा सकते थे? पीएच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 2, वो भी लगा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अ सैंपल ऑफ वाटर, लिखो मत, ओरली जवाब देना। अ सैंपल ऑफ वाटर is heated up to 90 degrees Celsius. A sample of water is heated up to 90 degrees Celsius and its pH becomes 6. pH क्या हो गया? 6 हो गया। टेम्परेचर क्या है? 90 डिग्री सेल्सियस। Then nature of water becomes, then nature of water becomes, क्यों भाई? 7 से तो छोटा है, पर 90 डिग्री सेल्सियस में न्यूट्रल पॉइंट आता है 6 पर। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब लिखो। एट 80 डिग्री सेल्सियस, मत लिखो, बताओ। एट 80 डिग्री सेल्सियस, सुनना ध्यान से, एट 80 डिग्री सेल्सियस pH of an aqueous solution is found to be 7. pH of an aqueous solution is found to be 7 and pKw is equals to 13. Then nature of aqueous solution is, क्या मैं न्यूट्रल पॉइंट निकाल सकता हूं? न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकालूंगा? न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकलता था? pH इज इक्वल्स टू POH इज इक्वल्स टू pKw डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2, 6.5। और pH कह रहा है 7 है, मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट से ज्यादा है pH, मतलब सोल्यूशन का नेचर होगा बेसिक। ये बात समझ में आ रही है? अब लिखो क्वेश्चन। What will be the concentration of H plus ion? What will be the concentration of H plus ion? What will be the concentration of H plus ion when 8 gram NaOH, when 8 gram NaOH is dissolved in 1000 ml of water, is dissolved in 1000 ml of water। घर से करके लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। when 8 gram
NaOH is dissolved in 1000 ml of water. Next question. The pH value. Next question है. The pH value for solution is found to be greater than 7. The pH value for solution is found to be greater than 7. Then the possible nature of solution will be. Then the possible nature of solution will be. Then the possible nature of solution will be. नहीं 25 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर नहीं दे रखा है बाय डिफॉल्ट 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलेंगे, है ना. फर्स्ट ऑप्शन एसिडिक, सेकंड ऑप्शन बेसिक, थर्ड ऑप्शन न्यूट्रल, फोर्थ ऑप्शन हमको नहीं पता. एनी ऑफ द अबव. अरे यार हाँ बताओ, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल. सुनो ध्यान से. पीएच क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 7 है, ठीक है. अब ग्रेटर देन 7 तो कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 7 तो कुछ भी हो सकता है. तो एक बार थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना. मुझे एक बात बताओ, पीएच क्या है, ग्रेटर देन 7. पीएच की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, पीएच निकाल लूं. अच्छा एक बार पीएच निकल गया ना, तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है, तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है. तो पीएच को क्या मैं लिख सकता हूं, 14 माइनस पीएच ग्रेटर देन 7. पीएच निकाल सकता हूं यहां से. पीएच को इधर लेके जाऊंगा, 7 को उधर लेके जाऊंगा, तो ये जो एरो की मुंडी है ना, वो डिजिट्स की तरफ है, पीएच की तरफ नहीं है. तो ये आ जाएगा पीएच लेस देन 7 एसिडिक. बात समझ में आ रही है. कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे करना. एक नया क्वेश्चन दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, उसमें आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा. करो. इसमें समझ में आ गया ये आंसर क्या हो जाएगा, एसिडिक. एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. हाँ लिखो 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 लिखो. At 25 degrees Celsius temperature, the OH minus concentration is found to be. At 25 degrees Celsius temperature, the OH minus concentration is found to be greater than 10 to the power minus 7 normal. Greater than 10 to the power minus 7 normal. Then the nature of solution will be. Then the nature of solution will be. Then the nature of solution will be. Option यही है चारों. Then the nature of solution will be. Then the nature of solution will be. है टमाटर यहाँ इक्वालिटी साइन नहीं है. अच्छा इधर देखो क्या आ रहा है, बेसिक आ रहा है, कोई तो एसिडिक बोल रहा है, हमें नहीं पता. सुनना ध्यान से. कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस दे रखा है. क्या मैं यहां से पीओएच निकाल सकता हूं, माइनस लॉग ले लेते पहले, लॉग दोनों तरफ ले लूं. ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ मैंने क्या लिया, लॉग लिया, ठीक है. अब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता होना चाहिए ये जो साइन है, ये जो एरो है, ये उधर हो जाएगा. माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये इधर हो जाएगा. ध्यान रखना यार इस चीज का, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं. अब ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 7, ये माइनस 7 नीचे आएगा तो प्लस 7 हो जाएगा. और ये क्या बन जाएगा, पीओएच लेस देन 7. अब पीओएच को क्या लिख सकता हूं मैं, 14 माइनस पीएच लेस देन 7. तो पीएच कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 7. बेसिक है आंसर. और अगर इतना चलता है तो डायरेक्टली भी बता सकते हो, पर यहां पर गलती होने के चांसेस ज्यादा होता है.
पहली नजर में तो दिखाई देता है यार एसिडिक जैसा लग रहा है, पर होता नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख लो और घर से करके लाना, है ना। एट 90 डिग्री सेल्सियस, छोड़ो यार, जाओ। थॉट नेक्स्ट क्लास में पक्का, कल पक्का। मुझे नेक्स्ट क्लास में बस बता देना कि अपन, मुझे होमवर्क देना है आपको, है ना। थैंक यू।